रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 7 इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद हुआ मिस्टर लैंडो के गाड़ी को पुलिस स्टेशन को ले गए। वहीं अमेलिया और विक्रम मिस्टर लैंडो को होटल लेकर चले गए। उन्हें वहां के सारी इंतजाम करके और कुछ देर बातें करके वहां से निकल आए। दूसरी तरफ अवनी बस सोफे पर बैठकर विवेन को घूरे जा रही थी। उसे ऐसे घूरता हुआ देख उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अवनी बार बार विंडोज से झांकर देखती तो कभी विवेन को घूरने लगती। मुझे कॉलेज जाना है, अवनी गुस्से में बोली। ये सुन विवेन कुछ नहीं बोला, बस अपना काम करने में लगा हुआ था। अवनी इस बार थोड़ा चिढ़ाते हुए बोली, मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने, मुझे कॉलेज जाना है। उसको ऐसे इग्नोर करता हुआ देख इस बार वो कुछ नहीं बोली, जाकर चुपचाप एक जगह पर बैठ गई और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ था वे सभी को याद करने लगी। इतनी कड़वी यादें याद करके उसके आंखों में आंसू बहने लगे। ये सब विवेन ऊपर रेलिंग्स के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही उसने किसी को कॉल लगा दिया और थोड़ी देर बात करके कॉल काट दिया और अपनी जेब में फोन रखकर वो स्टडी रूम में चला गया। आधे घंटे के बाद विवेन विला के सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। अवनी ने देखा कि किसी की गाड़ी आकर रुकी हुई है। उसने देखा कि गाड़ी में विक्रमादित्य और अमेलिया बैठे हुए हैं। उसने भागकर अमेलिया के गले मिल गई और फुट फुट कर रोने लगी। अमेलिया उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जा अभी, शांत हो जा, मैं आ गई हूं ना, अब रोना बंद करो। अमेलिया उसे बड़े ही प्यार से आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली। ये देखकर विक्रम आगे आते हुए बोला, चलो पहले अंदर जाकर बातें करेंगे। वे तीनों अंदर आ गए। तभी अवनी वही रखते हुए अमेलिया से बोली, जीजी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दम घुटता है, मुझे यहाँ से ले चलिए। उसकी ऐसे बातें सुन अमेलिया और विक्रम दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर विक्रम अपनी आंखों से इशारा किया कि सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो सीधे विवेन के स्टडी रूम में चला गया। विवेन, ये क्या हरकत है तुम्हारी, और ऐसे क्यों कर रहा है उसके साथ? तुम शादी किस लिए किए थे ये तो मुझे पता है, लेकिन अभी भी उसके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो। तुम भूल रहे हो कि वो किसकी बेटी है। विक्रम स्टडी रूम के अंदर आते ही गुस्से में छीलते हुए बोला। ये सुन के विवेन जो पहले देख रहा था वो अपने भाई की आवाज सुन के अपने हाथों में पकड़े हुए पेन को हल्की सी फिकते हुए बोला, भाई अब मैंने क्या कर दिया जो आपने अंदर आते ही इतने चिल्लाना शुरू कर दिया? फिर अवनी ऐसे क्यों कह रही है बाहर कि यहाँ से ले जाने की बात क्यों कर रही है? विक्रम ने विवेक को घूरते हुए बोला। विवेन ने ये सुना तो उसने कुछ नहीं बोला, पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई वो लोग हम पर नजर रखा हुआ। जब विक्रम ने ये सुना तो तभी पीछे से आवाज आई, कौन नजर रखा हुआ है? दोनों पीछे मुड़कर देखा तो वो अमेलिया और अवनी दोनों खड़ी हुई थी। उन्हें देख विवेन ने एक नजर अवनी को देखा और एक नजर अमेलिया को। तभी विवेन ने अपनी आंखों से एक मैसेज अमेलिया को भेज दिया तो अमेलिया समझ गई और अवनी की तरफ देखते हुए बोली, अभी देखो तुम थोड़ी देर बाहर जाकर टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। अवनी जब ये सुना तो उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपना सर हिलाकर वहां से हाल में आ गई। इससे पता चलता था कि वो अमेलिया की कितना इज्जत करती है और उसके ऊपर पूरा भरोसा भी। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई। यहाँ स्टडी रूम में अमेलिया विवेन की तरफ मुड़ते हुए बोली, बोलो तुम क्या बोल रहे थे और किस नजर रखने की बात कर रहे थे? उसकी बातों पर विवेन ने जवाब के बदले सवाल कर दिया, क्यों आपको भाई ने कुछ नहीं बताया? और वैसे नजर कौन किसके ऊपर रखी जाती है ये भी नहीं पता क्या आपको? खैर फिर से बता देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला? अमेलिया थोड़ी सोचते हुए बोली तो विवेन इस बार चिढ़ गया और विक्रम की तरफ मुड़ते हुए बोला, ओह सच में भाई आपकी गर्लफ्रेंड फ्यूचर वाइफ इतनी बेवकूफ है? मुझे तो नहीं लगाता कि सच ये इतनी होशियार होगी। उसकी ऐसे बातें सुन अमेलिया उससे घूरने लगी और दांत भींचते हुए बोली, बेवकूफ किसे कह रहे हैं? ओके बस करो दोनों, मैन टॉपिक पर बात करे, विक्रम ने ऊंची आवाज में बोला। ये सुन विवेन बोला, अच्छा ठीक, सबसे पहले मेरी होने वाली भाभी को एक बार फिर क्लियर बता दूं कि उन्हें कैसे पता चला। वो इसलिए कि उस दिन मंदिर में जब मेरी और भाई से मुलाकात से यानी हम दोनों की शक्तियों की आभास उन्हें पता चल गई थी, और ऊपर से ये बिजनेस दुनिया के दुश्मन अलग। उफ मैं तो थक चुका हूँ। उसकी ऐसे बातें सुन विक्रम ने बोला, तो गुस्सा क्यों दिखाते हो? पता है ना जितना गुस्सा हमारे अंदर पनपता है उतना ही उन लोगों को हमारे शक्तियों का आभास होने लगता है। भाई आप फिर से, आपको पता है मुझे गुस्सा आता है। खैर अब आगे सलूशन बताइए, विवेन ने बोला। तो तुमने क्या सोचा है? विक्रम ने पूछा। मैं चाहता हूं कि अवनी आप लोगों के साथ कुछ दिन के लिए वहां पर रहे।
यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद फिर उसे वापस ले आऊंगा। विवेन बोला। तो इस बात पर विक्रम ने कहा, तुम पागल हो, वो खतरनाक है विवेन, तुम अकेले हैंडल करोगे? विक्रम ने कहा। अमेलिया बोली, वैसे तुम यहाँ रहोगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। विक्रम भी सही कह रहे हैं, तुम अकेले नहीं संभालोगे उन लोगों को। मैं संभाल सकता हूँ, बस मुझे अवनी की चिंता है कि अगर वो मेरे साथ है और वो मेरी कौन लगती है तो फिर। खैर मैं अवनी को खो नहीं सकता, इसलिए आप लोग उसे यहाँ से ले जाए। तुझे कब पता चला ये सब? अमेलिया ने पूछा तो विवेन बोला, अवनी कॉलेज जाने के लिए जिद कर रही थी, उसने घर से बाहर जाने लगी तो उसे वनराज दिख गया। वनराज के बारे में विक्रम को पता था लेकिन अमेलिया को अभी तक नहीं पता था। अमेलिया पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उन तीनों के कानों में अवनी की चिल्लाने की आवाज आई। अमेलिया पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उन तीनों के कानों में अवनी की चिल्लाने की आवाज आई। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे सभी जल्दी से भागकर बाहर आए। आकर देखा तो अवनी डर के मारे थर थर कांप रही थी और अमेलिया जल्दी से आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास वनराज पर पड़ी जो चुपचाप बैठा था। उसको देख अमेलिया की आंखें फैल गई, बस एकटक उसे घूरे जा रही थी। फिर वो मुड़कर अवनी को देखने लगी, फिर विवेन और विक्रम को देखने लगी, फिर खुद अपने आप ही एनालाइज किया कि हो ना हो ये विवेन का ही होगा। उसने विवेन की तरफ देखकर बोली, जिस वनराज की बात कर रहे थे, क्या ये वही है? विवेन अपने गला साफ करते हुए बोले, हाँ ये वही है। ये सुन अमेलिया के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और विवेन को घूरते हुए बोली, तुम कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं बन सकते क्या? अगर इस तरह करोगे तो मेरी बहन डरेगी ना। इतना कहकर वो अवनी के पास गई। अभी रिलैक्स, मैं हूं ना, और वो कुछ नहीं करेगा। अमेलिया अवनी के हाथ पकड़ के शांत करते हुए बोली। ये देख अवनी थोड़ी शांत तो हुई, फिर भी वो थोड़ी डर भी रही थी। वनराज ने जब अमेलिया और विक्रम को देखा तो पहले विक्रम के पास दौड़कर गया, जिससे अवनी और ज्यादा डर गई, जिसे उसके मुंह से चीख ही निकल गई, जीजू। अगली ही पल में अवनी वो नजारा देख चौंक गई। वनराज विक्रम को बहुत ही प्यार से उसे चाट रहा था, क्योंकि वनराज विक्रम को अच्छे से जान चुका था और उसे ऊपर लेटकर उसके साथ वही हरकत करने लगा जो विवेन के साथ किया था। अवनी अमेलिया की तरफ देखते हुई बोली, जी ये सब क्या है? मैं पागल हो जाऊंगी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अवनी अपने सिर को पकड़ लिया, मानो अगले ही पल में वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। जी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे तो यहाँ नहीं रहना। अवनी अपनी सिर पकड़ते हुए बोली। ठीक है अवि, तुम परेशान मत हो, तुम्हें घर ले जाने ही आए हैं। अमेलिया बोली तो उसकी बात सुनकर अवनी खुश तो हो गई लेकिन अगली ही पल उदास हो गई, क्योंकि तभी विवेन ने बोला, लेकिन मुझे अवनी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकते, अगर मंजूर है तभी वो यहाँ से जा सकती है। अवनी ने एटलीस्ट ये सोचकर खुश थी कि वो घर तो जा सकती है ना, इसलिए उसने बिना देरी किए ही मान गई। विक्रमादित्य ने अमेलिया को इशारों से बोला कि अवनी को गाड़ी में ले जाकर बिठाए। अमेलिया भी चुपचाप जाकर बैठ गई। विक्रमन विवेन की तरफ देखकर बोला, क्या तुम सच में अकेले संभालोगे? हाँ, डोंट वॉरी, विवेन ने बोला तो विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया। इतना कहकर वे तीनों वहां से निकल गए और विवेन ने उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। जैसे वे तीनों उसकी आंखों से गायब हो गए, उसी वक्त उसका चेहरा सख्त हो गया और वो साइड अपने कमरे में जाकर बैठ गया और उसके पूरे घर का लाइट्स बंद कर दिया। यहाँ अमेलिया और विक्रम अवनी को लेकर गोल्डन राइज आ गए थे। सिमरन ने जब ये देखा कि अवनी घर वापस आ गई है तो उसने तुरंत जाकर उसे गले लगा लिया और आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा तुम कैसी हो, ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो, अवनी बोली। अनुराधा उन लोगों के पास आती हूँ बोली। सिमरन अवनी को आराम करने दो, हम बाद में भी बात कर सकते हैं ना? उसकी बात सुन सिमरन भी हाँ में गर्दन हिला दिया। जा बेटा जाकर तुम आराम करो, बड़ा में हम बात करेंगे। सिमरन भी वही बात बोली। ये सुन अवनी भी कुछ नहीं बोली, वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसको जाने के बाद सिमरन और अनुराधा दोनों अमेलिया और विक्रम को देखने लगे, मनो वो दोनों कुछ पूछना चाहते हो। ये बात अमेलिया और विक्रम दोनों ही नोटिस कर लिया था। अमेलिया ने उन दोनों को वही बात बताई जो विवेन ने कहा था, सिवाय नजर रखी हुई बात को छोड़कर सारी बात बता दी। ये सुन वो दोनों शांत हो गए। वैसे अब विवेन अवनी का पति था, अगर वो ना कहता तो भी वो अवनी से मिलने से नहीं रोक पाते थे। आखिर कैसे एक पति को अपनी ही पत्नी से दूर रख पाते? इसलिए सिमरन और अनुराधा दोनों ही ज्यादा सवाल नहीं किया।
यहाँ विवेन अपनी पूरी घर में, वो भी घोर अंधेरे में, अकेला एक बड़े से चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक राजा हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अंगूठा, तर्जनी उंगली और माध्यम उंगली, तीनों उंगली को मिलाकर मसल रहा था। साथ ही उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर और डरावना लग रहा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा मदहोश कर देने वाली थी। उसे कोई भी देखे तो एक पल में सोच में पड़ जाए कि जब से ज्यादा हैंडसम कौन हो सकता है, चांद या विवेन का गोरा चेहरा। आज उसका अलग ही रूप देखने मिल रहा था। तभी मैन दरवाजा अचानक से खुल गया, लेकिन सामने तो कोई दिख नहीं रहा था। दिखता तो कैसे दिखता, वहां तो कोई था ही नहीं। हाँ, सच्चाई ये थी कि वहां कोई इंसान या जानवर था ही नहीं, था तो सिर्फ नकारात्मक की अदृश्य शक्ति। ये देख विवेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे पहले से वो जनता हो। अभी भी वो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था और बड़े ही आराम से उन नकारात्मक की अदृश्य शक्तियों को महसूस कर पा रहा था। महसूस ही क्यों, वो बड़े ही आराम से देख पा रहा था। कम से कम 6 से 8 नकारात्मक कला धुआं विवेन के आसपास ही उड़ रही थी, लेकिन विवेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसमें एक अदृश्य शक्ति विवेन के गर्दन पर झपट पड़ी। विवेन ने झट से अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और उसने अपनी लाल आंखों से उस कला साए को देखने लगा। विवेन उस कला साए को इतनी कसकर पकड़ के रखा था, वो साए अपने आप ही मजबूर में अपनी असली अवतार में आना पड़ा। वो एक सांप के आकर बन गए थे। ये देख विवेन ने जोर जोर हंसने लगा और बोले, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ। वो सांप दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेन ने अपने हाथों में इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वो सांप वही चटपटानेलगा था और वही आग से जलकर राख हो गया। दूसरा सांप भी विवेन की तरफ उड़कर आया। बिना देरी किए ही उसे भी अपने हाथों से पकड़कर उसको भी जला दिया। दरअसल अपनी हथेलियों से आग निकालकर उन्हें जला रहा था। तभी एक सांप पीछे से विवेन के ऊपर झपट पड़ा। विवेन अभी भी दूसरे सांप को जलने में व्यस्त हो गया था, उसने ध्यान दी नहीं दिया। वो सांप आगे बढ़ाते हुए वही हवा में रुक गया। विवेन झट से पीछे मुड़कर देखा तो 5 मुंह के सांप था और उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही था। ये देख विवेन की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर उसकी नजर अमेलिया पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी होकर मुंह फाड़े ही सामने का नजारा देखे जा रही थी। ये देख विवेन ने अमेलिया को चिढ़ाते हुए बोले, तुम चाहो तो इसे दोस्ती कर सकती हो। ये सुन अमेलिया तंज कसते हुए बोली, मेरा इतनी बुरे दिन नहीं आए कि इन नमूनियों से दोस्ती कर लूं, तुमको ही मुबारक। एक सांप जो 2 मुंह का था वो उछल उछल कर अमेलिया की तरफ बढ़ गया, लेकिन अमेलिया उसे वही हवा में रोक दिया। ये देख विवेन हंसने लगा और मजाक करते हुए बोला, तुझे सांप से डर लगता है क्या? ये सुन अमेलिया थोड़ी सकपका गई। सच में उसे सांप से तो डर लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर जाहिर नहीं कर पाई थी। उसने थोड़ी हड़बड़ा गई और अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं तो मैं क्यों डरूं इस लंबे रस्सी से। रस्सी। विवेन और विवेक दोनों अमेलिया को ही देखने लगे। अमेलिया अपना दोनों हाथों को झाड़ने लगी। अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा तो उसने अपनी भौवें सिकुई और दोनों को पूछने लगी, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विवेन बोला, तुझे सच में ये रस्सी ही दिख रहा है? हाँ, सांप रस्सी जैसे ही होते हैं तो फिर रस्सी ही बोलूंगी ना, अमेलिया दूसरी तरफ धीरे से बढ़ते हुए बोली। अमेलिया थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है तुझे? विक्रम ने पूछा। उसका इतना सीरियस चेहरा को देखकर अमेलिया को कुछ तो गड़बड़ लगा और वो उस सांप को देखने लगी जो हवा में रुका हुआ था। ये देख अमेलिया की आंखें फैल गई और वो सांप हंसाने लगा, क्योंकि वो सांप का सिर बिल्कुल एक छोटे बिल्ली की जैसे चेहरा दिख रहा था। ये देख अमेलिया एक पल के लिए डर गई, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे हालत से कभी भी सामना नहीं हुआ था। वो सांप कभी बिल्ली का सिर दिखता था तो कभी मनुष्य जैसे, कभी भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। ये देख अब अमेलिया गंभीर लग गई। हवा में रुका हुआ वो सांप अमेलिया को बिना मौका दिए ही उसे डसने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन विक्रम फुर्ती से अमेलिया को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही विक्रम ने अमेलिया को अपने तरफ खींचा था, उसी समय विवेन अपनी हाथों से आग से उस सांप को जलाकर राख कर दिया। अब घर में पूरी तरह से शांति पसर गई थी। विक्रम ने कहा, तुम घर क्यों नहीं चलते और यहाँ आके? इससे पहले विवेन बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। ये सुन विक्रम ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिलाकर अमेलिया को लेकर वहां से चला गया। जैसे ही विक्रम ने अमेलिया को अपने तरफ खींचा था, उसी समय विवेन अपनी हाथों से आग से उस सांप को जलाकर राख कर दिया। अब घर में पूरी तरह से शांति पसर गई थी। विक्रम ने कहा, तुम घर क्यों नहीं चलते और यहाँ आके? इससे पहले विवेन बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए।
ये सुन विक्रम ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिलाकर अमेलिया को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सूरज की किरणों से अवनी की आंखें खुली। उसने धीरे से उठकर बेड पर सिहराने बैठ गई। उसके चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि उसने पूरी रात ठीक से नहीं सोई थी। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे ही उसे फील हुआ कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने कैसे भी करके वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे के बाद वो बाहर आए। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी होने की वजह से फिर से बेड पर जाकर पेट के बल गिर गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। आखिर में वो पूरी तरह से नींद की आगोश में चली गई। वहीं नीचे सिमरन, अनुराधा, अमेलिया और राजगोपाल, वे चारों अवनी का इंतजार कर रहे थे। अभी तक ना आने की वजह से वे चारों सोच में पड़ गए। अवनी बेटा अब तक क्यों नहीं आई है? रुको, मैं जाकर बुलाकर आती हूँ, सिमरन ने कहा तो अमेलिया उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं छोटी माँ, मैं जाकर बुलाकर आती हूँ, आप बैठिए। इतना कहकर अमेलिया वहां से उठकर वो अवनी के कमरे की तरफ भाग गई। अमेलिया अवनी के पास आए। उसने जब देखा कि अवनी अभी भी सो रही है, उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेराने लगी। जब उसने अवनी के माथे को छू कर देखा तो उसको तेज बुखार देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई और जल्दी से उसने अपने शक्तियों से उसका बुखार को ठीक कर दिया। 1 घंटे के बाद जब अवनी को होश आया तो सामने सिमरन बैठी हुई थी। उसके हाथ में खाने की थाली पकड़ के बैठी हुई थी। अवनी धीरे से उठकर बैठ गई। सिमरन ने बिना कुछ कहे ही सीधे अपने उसे खाना खिलाने लगी। अवनी ने बस अपना खाना खाने लगी। सिमरन अपनी बेटी के चेहरे को बड़े ही ध्यान से उसे देखे जा रही थी। अपने हाथों में एक निवाला लेते हुई अवनी से बोली, बेटा, मैं कभी भी इस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं कहूंगी कि उसके साथ रहो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि अब तुम एक शादीशुदा हो, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका देकर देखो। अवनी बस अपना सिर नीचे झुकाकर बस खाना खा रही थी। सिमरन उसकी सिर पर हाथ रखकर वहां से चली गई। अमेलिया की ऑफिस में अमेलिया अपनी कैबिन में बैठकर काम करते हुए कृष्णा और नंदेश की बातें सुने जा रही थी। बॉस, हमारे ज्वेलरी डिसीजन सब लोग बहुत ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं और जो हमें विक्टोरिया स्कूल से पर्ल्स के ज्वेलरी बनाने की ऑर्डर मिली थी वो भी पूरा हो गया और प्रिंसिपल को भी मेल कर दिया है। इसके बारे में उनके पीए आकर ले जाने वाला है, नंदेश ने टैबलेट बे देखकर बोला। हम में जवाब देते हुए अमेलिया अपना काम कर रही थी। अब कृष्णा अपना रिपोर्ट्स दिखते हुए बोला, बॉस, आने वाले फ्राइडे को बिगेस्ट ज्वेलरी ऑक्शन पार्टी रखने वाले हैं। ऑक्शन भी होगा और पार्टी भी। ये पार्टी ऑक्शन में से सबसे बड़ा ऑक्शन पार्टी होगा, क्योंकि उस पार्टी में अलग अलग देशों से बड़े बड़े बिजनेस लोग आने वाले हैं। क्या हम भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें? ये सुन अमेलिया काम करते हुए रुक गई और कृष्णा की तरफ देखते हुए बोली, हम ठीक है, लेकिन ये ऑक्शन किसने ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? कृष्णा ने जवाब दिया, स्मिथ ज्वेलरी कंपनी के सीईओ मिस्टर एम के मित्तल ऑर्गेनाइज किए गए हैं और हमें एक नहीं बल्कि 3 मेल आए हैं, थर्सडे, फ्राइडे और आज भी, कि वो चाहते कि हमारे कंपनी की ज्वेलरी भी ऑक्शन में जाए। ये सुन अमेलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रेट, आप एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी ज्वेलरी हम ऑक्शन में रखने वाले हैं, ठीक है? और आप मेल का भी रिप्लाई दे दीजिए कि हम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ओके ओके, इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों जाने के बाद अमेलिया अपनी हर एक इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करने लगी। उसी समय उसका केबिन का दरवाजा खुलकर 2 आदमी अंदर आए। अमेलिया को काम करता देख बोला, अमेलिया क्या बात है, इतना बिजी रहना सही बात नहीं है, कभी कभी आराम किया करो। अब लंच का टाइम भी हुआ है और तुम अभी भी काम कर रही हो। अमेलिया बिना ऊपर देखे ही बोली, आ गए, बस हो गया विक्रम, 2 मिनट। इतना कहकर अपना सिर ऊपर उठाए। सामने विक्रम खड़ा हुआ था और उसके साथ एक और आदमी भी था। वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम का सबसे अच्छा दोस्तों में से एक दोस्त कुणाल शेखावत था। अमेलिया भी बहुत अच्छे से जानती थी कुणाल को। अमेलिया की अपनी बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी आया हुआ था और ये भी जानती थी कि कुणाल विक्रम का बचपन का दोस्त भी है। सामने खड़े उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह कुणाल जी, आप? मुस्कुराते हुए अमेलिया बोली। हाँ, मैंने आप दोनों पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ, कुणाल ने कहा। पार्टी? अमेलिया ने थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली। हाँ, वो मैंने एक छोटा सा पार्टी रखा है, कल मेरे बर्थडे पार्टी रखा है, इसलिए आपको भी आना होगा, कुणाल ने कहा। ये सुन अमेलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ये सुन कुणाल भी खुश हो गया। अमेलिया अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, आप दोनों ने खाना खाए? उन दोनों ने ना में सिर हिलाया तो अमेलिया खाना खाने की ऑफर कर दी।
जी से वो दोनों भी हाँ में सिर हिला दिया और वे तीनों लंच के लिए बाहर चले गए। अवनी बालकनी में बैठकर अपनी उंगलियों को देख रही थी। हालांकि उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी उंगलियों को देख रही है, लेकिन वो एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी फोन पर उसकी दोस्त बिंदु का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाते हुए बोली, हाँ बोल बिंदु। अरे यार तू स्कूल क्यों नहीं आए है? दूसरी तरफ बिंदु बोली, मम वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आना नहीं हुआ। अवनी बुझी स्वर में बोली, तुझे पता है ना मैन एग्जाम के लिए बस 15 दिन ही बचे हैं। इंटरनल एग्जाम भी 2 दिन में शुरू होने वाला है। असाइनमेंट भी सबमिट भी करना है। बिंदु बोली, हाँ मैं कल आ रही हूँ। अवनी बोली। कुछ पल खामोशी के बाद अवनी बोली, बिंदु तो अब फ्री है? हाँ हूँ। क्या हुआ? बिंदु पूछी। क्या हम बाहर जाए क्या? घर में बहुत बोर हो रही है, क्या हम दोनों बाहर घूमने जाएं? अवनी बोली तो बिंदु तुरंत हाँ में जवाब दे दी। आधे घंटे के बाद अवनी और बिंदु दोनों एक कॉफी शॉप में थी। बिंदु अवनी को घूरे जा रही थी। तुमने शादी कर ली और पढ़ाई? बिंदु ने सवाल किया। आधे घंटे के बाद अवनी और बिंदु दोनों एक कॉफी शॉप में थी। बिंदु अवनी को घूरे जा रही थी। तुमने शादी कर ली और पढ़ाई? बिंदु ने सवाल किया। नहीं बिंदु, हालत ही कुछ ऐसा हो गया था कि बताने की टाइम ही नहीं मिला। अवनी उदास मन से बोली। ये देख बिंदु अपनी हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए बोली, कोई बात नहीं अवनी, जो हो गया सो हो गया, अब तुम परेशान मत हो। दोनों अपना अपना कॉफी पीने लगी। इस समय शाम के 5:30 बज रहे थे। बाहर का मौसम भी थोड़ा खराब भी हुआ था। बाहर का मौसम को देखकर अवनी बोली, बिंदु लगता है मौसम भी बहुत खराब होने वाला है। तुम घर चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है, उसे खत्म करके मैं घर चली जाऊंगी। सच तो ये था कि अवनी को इतनी जल्दी घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी और कुछ देर तक अकेली वक्त बिताना चाहती थी। इसलिए उसने एक टैक्सी को रोककर बिंदु को उसके घर भेज दिया और वो खुद वही सड़क पर खड़ी होकर ऊपर आसमान को देखे जा रही थी। अब हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वहां से पैदल ही जाने लगी। ठंडी हवा के साथ साथ बारिश की पानी को भी उसके बदन को छू रहे थे। उसने आज ब्लू लॉन्ग स्कर्ट और व्हाइट कलर के शॉर्ट क्रॉप टॉप पहनी हुई थी। उसकी लंबे बाल को ऐसे ही फ्री छोड़कर रखी हुई थी। वो बस अपने दोनों हाथों को बंधे ही आगे बढ़ती ही जा रही थी। उसके दिमाग में बस सिमरन कही हुई बात ही घूम रही थी। तभी उसकी नजर साइड पर खड़े लड़कों के झुंड को देखकर वो एकदम से डर गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुंडे लोग हो। सच में वो लोग गुंडे लोग ही थे और अवनी ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस वो आगे ही बढ़ते जा रही थी। तभी उसके सामने वही गुंडे लोग आकर खड़े हो गए। ये देख अवनी डर गई। वही अमेलिया को इसके बारे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि अमेलिया विक्रम और कुणाल के लंच करके वो मीटिंग के लिए दूसरी जगह पर गई हुई थी। उसको 10 किलोमीटर के अंदर ही उसे पता चल जाता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन आज बदकिस्मत से वो बांद्रा आ गई थी, जो कि 30 किलोमीटर से ज्यादा था। अवनी उनको इग्नोर करके दूसरी तरफ जाने लगी तो वो लो जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि उसके साथ बदतमीजी करने लगे। एक ने कहा, ओह क्या कमल का आइटम है, जी करता है उसे चूम लूं। दूसरे ने कहा, अरे मेरी अंदर तो आग लग रही है इसी देखकर। ये आदमी अवनी को ऊपर से नीचे ताक देखे जा रहा था। बारिश में भीगने के वजह से उसका परफेक्ट बॉडी शेप नजर आ रहा था। वो लोग कभी अवनी के शाइन को देखते तो उसकी कमर को, कभी उसकी नाभि को। अवनी अब परेशान होने लगी। उसने बिना देरी किए ही उल्टे पैर से भागने लगी। वो गुंडे कहाँ छोड़ने वाले थे, वो भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। ये कॉफी शॉप थोड़ा शांत जगह पर बना हुआ था। ज्यादातर भीड़भाड़ नहीं रहता था, बस ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट ही आते थे। लेकिन शाम का वक्त था तो सब घर चले गए थे। उनमें से एक गुंडा ने जल्दी आकर अवनी को पकड़ लिया। ये देख अवनी चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, बास्टर्ड छोड़ो मुझे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा, छोड़ो। उनमें एक गुंडे ने कहा, इसे उठा लो और इस तरफ ले चलो। वो गुंडा अपने हाथों से सामने तरफ से इशारा करते हुए बोले। सामने बड़े बड़े पेड़ों की जगह थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटा सा जंगल हो। उस ओर ले गए। अवनी उन लोगों को हाथ पैर से उन लोगों को मरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन लोगों के सामने उसकी एक नहीं चली। उसके आंखों में आंसू झरझर बहाने लगे। अवनी ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दी। ये देख वो गुंडा आगा बबूला हो गया और उसने में भी अवनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसे अवनी अपने आप को संभल नहीं पाई तो जाकर जमीन पर गिर पड़ी। और वो आदमी जिसके बाल चोटियों में बंधे हुए थे और बड़े बड़े दाढ़ी थी, उसने अवनी को कसकर पकड़ लिया
और बाकी के 3 गुंडों ने उसे देखकर हंस रहे थे। अवनी ने गुस्से में एक गुंडा जिसका बाल चोटियों में बंधे हुए था, उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दी। ये देख वो गुंडा आग बबूला हो गया और उसने में भी अवनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसे अवनी अपने आप को संभल नहीं पाई तो जाकर जमीन पर गिर पड़ी। और 2 और गुंडे जिनका बड़े बड़े दाढ़ी थी, उसने अवनी के दोनों हाथों को एक एक करके कसकर पकड़ लिया। एक और गुंडा था, वो खड़ा होकर हंसे जा रहा था। अवनी बस चिल्लाए जा रही थी लेकिन उसका कोई भी नहीं सुन रहा था। चोटी वाला गुंडा ने अवनी की टॉप को बाजू से फाड़ दिया। ये देख अवनी और ज्यादा चिल्लाना छटपटना शुरू कर दिया। वो गुंडा अब अवनी के ऊपर झुकते हुए जा रहा था। ये देख अवनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो गुंडा अवनी को किस करने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी ने उस गुंडे को लात से मारकर दूर फेंक दिया। उस गुंडे को समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हुआ। बाकी के तीनों गुंडे हैरान होकर दूर जाकर गिरा उनके साथी को देखे जा रहे थे और फिर लात मारने वाला उस इंसान को देखने लगे। अवनी जो कि घबरा कर आंखें बंद करके रखी थी, उसने झट से अपनी आंखें खोली। सामने विवेन को देखकर वो एकदम से हैरान हो गई। विवेन बस अवनी को घूरे जा रहा था। बाकी 3 गुंडों में से एक गुंडा ने कहा, ओए, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है, जा निकला यहाँ से, हमारे कामों में थोंग मत अड़ाना, जा फुट यहाँ से। उसकी ऐसे बातें सुन विवेन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने पहले अवनी को देखा जो बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गई थी, और दूसरी उसके सामने उसकी ही बीवी की हाथ कोई और पकड़ के रखे हुए थे। विवेन ने सीधे जाकर उन तीनों को बिना देरी किए ही उन तीनों को कीमा बनाकर रख दिया। वे सभी बहुत ही बुरी हालत में नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। वैसे पहला वाला गुंडा तो उड़कर जाकर एक पेड़ से टकरा गया था, जिस वजह से वो पहले से ही बेहोश हो चुका था। अवनी धीरे से उठकर खड़ी हो गई। विवेन ने अभी भी उन गुंडों को मार डालने वाली नजरों से देखे जा रहा था और फिर अवनी की तरफ देखा जो बारिश के भीगने के वजह से ठंड में कांप रही थी। ये देख विवेन वहां से आगे चला आया। अवनी भी उसके पीछे पीछे चली आई। अब थोड़ा अंधेरा हो चुका था। चुपचाप उसके पीछे जाने लगी, तभी उसकी पैर किसी से टकराकर नीचे गिरने लगी। वो नीचे गिर पाती तभी विवेन ने उसे अपने बाहों में लेकर संभालिया। पैर किसी से टकराने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, जिससे से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में लेकर बिठा दिया। विवेन ने देखा कि उसके गाल पर भी उंगलियों के निशान भी था। उसका चेहरा फिर से गुस्से में तमतमाने लगा। उसने पहले अवनी अपनी जॉकेट को निकालकर उसको दिया, लेकिन अवनी अपनी नज़ारे नीचे ही झुकाए हुई थी। विवेन ने बिना देरी किए ही उसने अवनी को खुद उसने उसे धक दिया और बोले, मैं 1 मिनट में आया। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ये देख अवनी थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे ही चुपचाप बैठ गई। 5 मिनट के बाद विवेन भी आकर गाड़ी में बैठ गया और अवनी की तरफ देखा जो सो गई था। पहले एक गहरी सांस छोड़ा, फिर अवनी को अच्छे से कवर करके गोल्डन राइज की ओर निकाल गए। दूसरी तरफ अमेलिया और विक्रम अपने मीटिंग खत्म करके वापस आ रहे थे। तभी विक्रम का फोन बज उठा। एक नजर फोन की तरफ देखा, फिर अमेलिया को देते हुए बोला, लो बात करो, 10 बार कॉल चुका है। अमेलिया फोन लेते हुई बोली, हाँ कुणाल जी, बस हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। सामने से कुणाल ने कहा, अरे यार कहाँ हो, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहे हैं, यही पास में है, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, अमेलिया बोली। ओके जल्दी आना आप दोनों। इतना कहकर कुणाल ने कॉल काट दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद शेखावत विला में अमेलिया और विक्रम पहुंच गए। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेस लोग भी आए हुए थे। कुणाल जो मेहमान के साथ बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर चले आ रहे विक्रम और अमेलिया के ऊपर पड़ी और उसके साथ खड़े मेहमान को एक्सक्यूज बोलकर जल्दी से उनके पास गया। अरे अब आ रहे हो आप दोनों, बहुत देर कर दी, कुणाल ने उन दोनों को वेलकम करते हुए बोला। हाँ सॉरी, अर्जेंट मीटिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ा था, तो इसलिए अब आने में देर हो गई, विक्रम ने बोला। अमेलिया विश करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे कुणाल। थैंक यू अमेलिया, कुणाल भी स्माइल करते हुए बोला और दोनों को हाल में लेट हुए बोला, चलो केक कट करने का टाइम हो गया है। और वे तीनों अंदर हाल में आ गए, पार्टी को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ विवेन अवनी को लेकर गोल्डन राइज आ गई। विवेन ने देखा तो अवनी अभी भी नींद में ही थी। उसने पहले तो हल्की सी आवाज दी, लेकिन अवनी नहीं जागी। उसने उतरकर अवनी के तरफ आकर दरवाजा खोला और अवनी को अपने गोद में लेकर घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया और बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी ही देर में अनुराधा आकर दरवाजा खोल दिया। सामने विवेन को देखकर थोड़ी हैरान हो गई और अगली ही पल में नॉर्मल होते हुए बोली, विवेन
आओ, अंदर आओ। और फिर उसकी नजर अवनी पर पड़ी जो विवेन के गोद में थी। तब तक सिमरन भी आ गई थी। विवेन के गोद में अवनी को देखकर फिर विवेन को देखकर बोली, बेटा उसका कमरा दूसरी फ्लोर दाहिने की तरफ है। इतना सुन उसने सर हाँ में हिला दिया और वो सीधे अवनी के कमरे की तरफ भाग गया। अनुराधा आकर सिमरन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, बस दीदी जल्दी ही सब ठीक हो जाए, मैं भी यही चाहती हूँ। यहाँ कमरे में विवेन ने अवनी को लेकर आ गया। उसे बेड पर सुलाने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी अवनी का आंखें खुल गई। विवेन के चेहरा इतना पास देखा कर अवनी एकदम डर गई और उसने जल्दी से उसके गोद से नीचे उतर गई। थोड़ी कमजोर के वजह से उसकी पैर लड़खड़ा गई, जिसे वो ना संभालने के वजह से नीचे गिरने लगी। तभी अचानक विवेन उसकी कमर को पकड़कर झट से अपने ओर खींच लिया, जिसे अवनी उसकी सीने से टकरा गई। एक दूसरे को इतनी करीब देखकर दोनों की दिल जोर से धड़कने लगी। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। एक ठंडी हवा की झोंके से दोनों को होश आ गया। अवनी जल्दी से हड़बड़ाकर पीछे हट गई। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं चलता हूँ, विवेन ने दूसरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला। तो ये सुन अवनी ने ओके कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि विवेन भी बारिश में बहुत गंदा हो गया है। उसने भी धीरे से बोली, आप फ्रेश हो जाइए, आपका कपड़े भी खराब हो गया है। कहने वक्त उसने अपनी नजर नीचे झुकाए ही खड़ी हुई थी। ये देख विवेन ने मन करते हुए बोला, नहीं वो मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सुन अवनी ने कुछ सोचा, फिर जल्दी जाकर एक टी शर्ट और बाथरोब लाकर दे दी। विवेन कभी टी शर्ट बाथरोब को देखता तो कभी अवनी को। कुछ देर के लिए इससे काम चला लो, तब तक आपके कपड़े रेडी हो जाएगा, अवनी बोली। विवेन एक हल्की सी मुस्कान लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट्स में विवेन फ्रेश होकर आ गया। उसके आने के बाद अवनी भी बिना देरी किए वो भी जल्दी बाथरूम में चली गई, क्योंकि उसकी बदन पर मिट्टी बहुत लगी हुई थी। उसे जल्द से जल्द फ्रेश होना था। वहीं विवेन के मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन मिला। उसे देख तुरंत रिप्लाई कर दिया। थोड़ी ही देर में सिमरन अवनी के कमरे में आए। सामने देखा कि विवेन एक बाथरोब पहनकर खड़ा है। उसके पास जाकर उसके हाथ में एक कवर बैग को पकड़ाते हुए बोली, बेटा ये आपके कपड़े आपके असिस्टेंट आकर देकर चला गया है। इनकी बात सुन विवेन हाँ में सिर हिला दिया और सिमरन फिर आगे बोली, बेटा जल्दी से तैयार होकर नीचे अजना खाना बन चुका है। उतने में ही अवनी भी बाहर आ गई थी। सिमरन ने अवनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी आ जाना। इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। अवनी और विवेन दोनों एक दूसरे आंखों में खो गए। अगली ही पल अवनी और विवेन अपनी अपनी नज़ारे फेर ली और दोनों डिनर करने चले गए। आधे घंटे के बाद डिनर खत्म करके विवेन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और गला साफ करते हुए बोले, मम्म अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा। ये देख सिमरन और अनुराधा दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो दोनों अवनी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि अब विवेन और अवनी की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या आगे बढ़ पाएंगे या बस यूं ही कटेगी। दोनों एक बार बात करके सब क्लियर करना चाहते थे, इसलिए पहले अनुराधा ही बात करने को सोचा। मम्म विवेन रखो, अनुराधा जाते हुए विवेन को रोकते हुए बोली। अनुराधा की आवाज सुन विवेन भी रुक गया और उनकी तरफ देखते हुए पूछा, जी कहिए। विवेन हमें कुछ बात करनी है तुमसे, अनुराधा बोली। ये सुन विवेन वापस आकर उनके सामने खड़ा हो गया। अवनी भी वही कड़ी हुई थी। सिमरन बोली, विवेन बेटा हम चाहते हैं कि तुम और अवनी दोनों डाइवोर्स ले लो। डाइवोर्स की बात सुन अवनी हैरान होकर उनकी मां सिमरन को देखने लगी। वही विवेन के सहारे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि इस वक्त विवेन की मन में क्या चल रहा है। विवेन बस चुपचाप खड़ा था। सिमरन फिर आगे बोली, तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में कोई प्यार भी हो सकता है, इसलिए अलग हो जाना ही सबसे अच्छा होगा। ठीक है। विवेन के मुंह से बस ये एक शब्द से वहां खड़े सबके सब हैरान हो गए। अभी अभी आए अमेलिया भी ये बात सुन ली थी। अवनी ने जब ये सुना तो खुद को नहीं पता कि उसे ये अच्छा क्यों नहीं लगा। वो भी तो यही चाहती थी, लेकिन पता नहीं उसे आज बहुत बुरा लग रहा था। विवेन कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा और फिर एक नजर अमेलिया पर डाला और अवनी को देखने लगा। अवनी के आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था और फिर वहां से जाने लगा तो अमेलिया उसे रोकते हुए सिमरन से बोली, एक मिनट विवेन, छोटी माँ आप ऐसे कैसे कह रही है आप। सिमरन ने बीच में बात को काटते हुए बोली, नहीं अमेलिया, ये जरूरी है। ऐसे रहेंगे तो ये दोनों जिंदगी नहीं जिएंगे बल्कि मजबूरी में काटेंगे। ये मैं नहीं चाहती कि दोनों ऐसे जिए, इसलिए इन्हें अलग होना ही बेहतर होगा।
लेकिन छोटी माँ, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे कैसे आप? अमेलिया इसके आगे कुछ नहीं बोलती, बस चुप हो जाती है, परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। वैसे उसे विवेन के ऊपर भी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोलती। वही अवनी के दिल में बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसने विवेन को देखा, फिर वहां से अपने कमरे में चली गई और विवेन भी वहां से चला गया। अनुराधा सिमरन के पास आते हुए बोली, सिमरन ये सब क्या है? ऐसे क्यों किया? सिमरन कुछ नहीं कहती, बस खामोश रह जाती है। अगले दिन अमेलिया ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गई और नाश्ते करने के लिए नीचे आ गई। सभी लोग बैठकर अपने ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे कि तभी अमेलिया के मोबाइल बज उठी। उसने एक नज़र देखकर अपने फोन को उठा लिया और सामने वाली की बात सुनने लगी। सामने और कोई नहीं, अमेलिया की पर्सनल सेक्रेटरी मिर्जा थी। कुछ देर तक बातें सुनकर उसने फोन काट दिया और अपने नाश्ते को एंजॉय करने लगी। उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्लान कोई सक्सेस हो गई हो। उसी समय अवनी भी नीचे आकर अपना नाश्ता करने लगी। उसे देख अच्छे से पता चल रहा था कि वो रात भर नहीं सोए हैं। वो भी चुपचाप नाश्ता करके अपनी स्कूल के लिए वो से निकल गई। 7 स्टार जेड कंपनी में विवेन अपना केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसकी केबिन में उसके असिस्टेंट वीरांशु अंदर आते हुए बोला, सर, रॉ मटेरियल आ चुकी है, एक बार आप देख लीजिए। विवेन एंड ऑफ मंथ का रिपोर्ट को देखते हुए बोला, ओके, ड्रीम डायमंड कंपनी को भी मेल कर देना। ओके ओके सर। इतना कहकर वीरांशु वो से चला गया। वीरांशु ड्रीम डायमंड कंपनी को मेल करके वो विवेन के साथ हाई लेवल के सिक्योरिटी रूम में आए। ये रूम इतना बड़ा था कि 50 ट्रक आराम से रुक सकती थी। वहां का नजारा देखाकर कोई भी हैरान हो सकता था। करोड़ों मिलियन डायमंड की माल उस हाई सिक्योरिटी रूम में देखकर किसी का भी होश उड़ सकता था। लेकिन उस कमरे में विवेन और वीरांशु के अलावा कोई और नहीं आ सकते थे। वीरांशु विवेन का राइट हैंड था, भरोसेमंद भी। वीरांशु भी विवेन के लिए बहुत ज्यादा वफादार था, इसलिए उन दोनों के अलावा किसी को भी उस कमरे में आने के लिए परमिशन नहीं थी। वीरांशु, आज का जितना भी माल आया है इसका डाटा एंट्री कर दो, विवेन ने डायमंड को चेक करते हुए बोला। यस सर, वीरांशु भी काम करते हुए ही जवाब दिया। 1 घंटे के बाद एक ब्लैक कलर का गाड़ी विवेन के कंपनी के बड़े से गेट के अंदर एंटर हुई। वो खड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स को पता था कि इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स कौन है, इसलिए बिना रोके टोके ही अंदर एंटर करवा दिया। वो गाड़ी जाकर एक जगह पर रुक गई। उनमें से एक औरत उतरकर बाहर आई और प्राइवेट लिफ्ट में चली गई। वो औरत की उम्र यही 50 के आसपास होगी, लेकिन दिखने में 30 साल की लगती थी। वो भी बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट के, बिना ही वो अपने आप को बहुत अच्छी मेंटेन करके राखी हुई थी, मानो उसका खूबसूरती एक भगवान का देह हो। नेचुरल रेशमी साड़ी पहनकर, बालों को जोड़ा बनाकर, माथे पर मरून कलर का बिंदी, स्लिम बॉडी, दूध जैसा गोरा रंग, उसे देखकर देखता ही रह जाए। वो औरत एक रॉयल लेडी लग रही थी। उस ऑफिस में सारी लड़कियां उनको अपने लाइफ के इंस्पिरेशन मानती थी। वो औरत अपनी हाई हील्स पहनकर टक टक के आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके साथ उसकी असिस्टेंट मिस हिरल भी साथ चल रही थी। वो औरत जल्दी से विवेन के केबिन के बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। विवेन सारी डाटा को चेक करने में बिजी था, उसका पिट उस औरत के ओर था। लेकिन विवेन बिना देखे ही बोला, आइए चीफ, और पीछे मुड़ते हुए फिर आगे कहा, आपको नहीं लगता कि आप आज थोड़ा लेट करके आई है आप? वो औरत बिना एक्सप्रेशन के आकर साइड बैठ गई। विवेन भी उस औरत का चेहरा देख, जो हमेशा से हंसमुख रहने वाला ये चेहरा आज बहुत ही गंभीर लग रहा था। ये देख विवेन ने पूछा, क्या हुआ मोम? जी हाँ, वो औरत और कोई नहीं बल्कि विक्रम, विवेन की मां तेजस्विनी है। तेजस्विनी की कंपनी यानी ड्रीम डायमंड ज्वेलरी कंपनी के सीईओ मिसेस तेजस्विनी राजविजय सिंह। ये कंपनी विक्रम की दादी कौशल्या राणा सिंह ने शुरू की थी। जब उसने शुरू की थी तब ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं थे, बस 4 लोग एम्प्लॉय और खुद कौशल्या जी ही थे। एक छोटी सी दुकान से शुरू की हुई ये बिजनेस अब पूरे दुनिया में राज कर रही है। कौशल्या जी ने तब तक संभाली थी जब तक उनके घर में बहन नहीं आ जाती। जब अपने बड़े बेटे रणविजय की शादी तेजस्विनी से हुई, तब जाकर कौशल्या जी को एक सुकून मिला था। अब वो आगे की जिंदगी आराम से जी सकती थी। दूसरा कारण ये भी था कि तेजस्विनी कौशल्या जी के एक अच्छे और बचपन का दोस्त की बेटी थी। अपनी मेहनत से बनाई हुई बिजनेस को आराम से हैंडओवर कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों बहुएं के ऊपर भरोसा नहीं है। तीनों बहुएं एक अलग अलग जिम्मेदारी सौंप चुकी थी, इसलिए वे तीनों की बहुएं खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिए थे। तेजस्विनी को इतना गंभीर देखकर विवेन ने फिर से पूछा, क्या हुआ मोम, प्लीज बताइए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने वाली
आज इतना परेशान और गंभीर क्यों लग रहा है? तेजस्विनी ने एक गहरी सांस छोड़कर वीरांशु की ओर देखते हुए बोली, वीरांशु, जल्दी एग्रीमेंट तैयार करो और रॉ मटेरियल को ट्रांसफर कर दो, वक्त नहीं है। ये सुन विवेन एक नजर वीरांशु की ओर देख फिर अपने माँ की ओर देखते हुए फिर से पूछा, मोम, क्या हुआ है, बताए तो सही। इस बार तेजस्विनी थोड़ा भड़कते हुए बोली, विवेन, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। पहले जबरदस्ती से अवनी से शादी कर लिया और अब डाइवोर्स देने जा रहे हो। हाउ कैन डू दिस विवेन? क्या क्या करना चाह रहे हो? हाँ, बताओ। अब जाकर विवेन को पता चला कि उनकी मोम इतने परेशान और गुस्से में क्यों है। विवेन कुछ पल तेजस्विनी को देखा फिर कहा, मोम, आप क्या चाहती है? आप ऐसे नाराज ना होइए। नाराज ना हो? आखिर क्यों ना हो? मैं नाराज बचपन से आज तक सिर्फ जिद ही तो करता रहा है, कभी तो मेरी बात सुना है तुमने? तेजस्विनी नाराज होती हुई बोली। ये सुन विवेन ने कुछ नहीं कहा। तभी उसी वक्त वीरांशु वह आकर तेजस्विनी को सारे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन डाटा देते हुए बोला, मैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन है और यही फाइल। तेजस्विनी अपना काम खत्म करके वहां से चली गई। यहाँ विवेन ग्लास वॉल से बाहर का नजारा देखने लगा। अमेलिया के ऑफिस में अमेलिया अपनी अगले सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी कि उसी वक्त केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। अमेलिया काम करते हुए अंदर आने के लिए। म्याम, मिस्टर किशोर ओबरॉय आपसे मिलने आए हैं, मिर्जा ने कहा तो वही अमेलिया ओबरॉय नाम सुनकर अमेलिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और मिर्जा को उन्हें अंदर भेजने को बोल दिया। ओके म्याम, कहकर मिर्जा बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में दो लोग अंदर आए। उनमें से एक आदमी बिजनेस सूट में था, जिनका नाम था किशोर ओबरॉय, और दूसरा आदमी फॉर्मल ड्रेस में जो था वो उसका असिस्टेंट सहयोग था। हेलो मिस, किशोर अंदर आते हुए बोला। अमेलिया उसकी आवाज सुनकर अपने नजरें उठाकर उस इंसान को देखने लगी। आए मिस्टर ओबरॉय, बैठिए, अमेलिया बोली। थैंक यू मिस, किशोर बैठते हुए बोला। जी कहिए, आपको कुछ बात करनी थी हमसे, अमेलिया बोली। चलिए मुझे सीधे पॉइंट पर आना मेरा फितूर है। आजकल आपको जो भी डिजाइन के प्रोजेक्ट मिल रही है, क्यों ना हमें दे देती, किशोर एकदम बेशर्मों की तरह कहा। ये देख अमेलिया पहले एक नजर देखा फिर शैतानी हंसी के साथ कहने लगी, अच्छा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? ये सुन किशोर को हाई वोल्टेज का गुस्सा अपने चेहरे पर ले आया। ये देख अमेलिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए बोली, अगर आपका कहना हो गया है तो आप जा सकते हैं। ये सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। अपने आप को क्या समझ के क्या रखा है? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो, अब देखना आगे क्या होता है तुम्हारे साथ। शश, आह, ना ऐसे ऊंची आवाज में बात ना कीजिए मिस्टर ओबरॉय, आपकी ना तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे ऐसे चिल्लाकर बातें करने वालों से बहुत ही ज्यादा चीड़ हो जाती है। सो प्लीज कॉम डाउन मिस्टर ओबरॉय, अमेलिया बड़े ही अदब के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। तेरी तो, वो आगे कुछ कह पाता या कर पाता, उसकी असिस्टेंट सहयोग जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, सर प्लीज कॉम डाउन। अब देखना मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, गुस्से में दांत बींचते हुए बोलकर वहां से चला गया। यहाँ अमेलिया बैठी बैठी मुस्कुराने लगी। ये तो बस शुरुआत है मिस्टर ओबरॉय, यू जस्ट वेट एंड वॉच। आज से होगा द बिगेस्ट वॉर। इस वक्त अमेलिया बहुत ही खतरनाक लग रही थी। इतना कहकर रिलैक्स से चेयर से पीछे ठिकाकर बैठ गई। अमेलिया ने अब ओबरॉय फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया। जितने भी ज्वेलरी डिजाइन के प्रोजेक्ट किशोर पाना चाहता था, वे सब अमेलिया हासिल कर लिया करती थी, जिससे किशोर ओबरॉय पूरी तरह से बर्बाद होने को आ गया था। इनफैक्ट ओबरॉय पैलेस भी नीलाम होने को आ गया था। किशोर की मां मोहिनी ओबरॉय, उसकी हालत अब गुस्से और खराब होने लगी थी। 2 दिन बाद ओबरॉय पैलेस नीलाम होने वाला था। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। वही अमेलिया को ये खबर मिली तो उसका चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस बाहर का नजारा देख रही थी। वही विवेन और अवनी का डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। कोर्ट के रूल्स के हिसाब से दोनों को 6 महीने साथ में रहना था और वो दोनों भी रहने के लिए मान गए थे। विक्रम अपनी मिशन पर दिल्ली गया हुआ था। आखिरी में उन टेररिस्ट को भगाने में किसने मदद की थी उसे पता चल चुकी थी। अनूप को लेकर उस केस पर काम करने लगा और जल्दी से जर्नल ऑफिसर मिस्टर कौर को इन्फॉर्म कर दिया। ये सुन मिस्टर कौर भी विक्रम को परमिशन देते हुए बोले, विक्रम, परमिशन ग्रांटेड, जाओ जाकर अपना ड्यूटी पूरा करो। यस जर्नल, इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वो सीधे अपना काम करने चला गया। आधे घंटे के बाद विक्रम और अनूप दोनों ही मिस्टर हालदार के पास पहुंचे।
मिस्टर हालदार इस वक्त पर घर पर ही था, जिसे उसे अब तक कोई खबर नहीं मिली थी कि विक्रम उसे अरेस्ट करने आ रहा है। जब उसने अपने घर में विक्रम को देखा तो कुछ पल के लिए हैरान हो गया और अगली ही पल में थोड़ा गुस्से में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन विक्रम कुछ नहीं बोला, बस वो अरेस्ट वारंट दिखते हुए कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुन मिस्टर हल्दर की होश ही उड़ गए। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, ये क्या बकवास है, ऐसा मैंने क्या किया है? उसी समय दरवाजे से जर्नल ऑफिसर मिस्टर कौर और उनके साथ कई सारी ऑफिसर वह आ गए। विक्रम ने जब मिस्टर हल्दर को अरेस्ट करने आ रहा था तभी सारी सबूत को इकट्ठा करके और जर्नल ऑफिसर को सबमिट करके ही आया हुआ था। मिस्टर हालदार ने वहां सीनियर ऑफिसर को देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगा। तभी जर्नल ऑफिसर मिस्टर कौर ने कहा, अब बोलने की कोई फायदा नहीं ऑफिसर, आपके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, अब और ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना एक मिलिट्री ऑफिसर को तौहीन करने जैसा होगा। इसलिए आखिर मैंने किया क्या है? मिस्टर हालदार ने कैसे भी हिम्मत करके पूछा तो मिस्टर कौर ने एक गहरी सांस को छोड़ते हुए जवाब दिया, फिर से नासमझी और बेवकूफी सवाल। चलो बता देता हूँ, अपने टेररिस्ट को जेल से भगाने में मदद की है और उसका सबूत ये रहा। उसके सामने एक फाइल और मोबाइल में वीडियो ऑन करके रख दिया। ये देख मिस्टर हालदार की दिल ही उसके गले में आकर लटक गई। अब उसके पास हवाले करने की सिवाय और अपनी पोजीशन को खोने की कोई और रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप सरेंडर हो गया। 2 दिन बाद ओबरॉय पैलेस के सामने कई सारी बड़े बड़े लोग उस नीलामी में शामिल होने आए हुए थे। सिंह परिवार के बड़े लोग भी आए हुए थे। कौशल्या ने जब मोहिनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देख मोहिनी और ज्यादा चिढ़ गई। ओबरॉय सभी लोग सिंह परिवार को देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, साथ ही इंसल्टिंग भी। सिमरन, अवनी, राजगोपाल भी सिंह परिवार के साथ देखकर और ज्यादा जलने लगी। उतने में नीलामी होने की आवाज सुनाई दी। माइक लेकर हाउसिंग लॉन डिपार्टमेंट के मैनेजर बोलना शुरू कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने की। आप सभी जानते ही हैं कि ये ओबरॉय पैलेस नीलाम होने जा रहा है। पहले इसका कीमत था 1 करोड़ 20 लाख की थी, तो हम उसी से शुरू करते हैं। 1 करोड़ 20 लाख। एक आदमी बोला, 1 करोड़ 50 लाख। दूसरा आदमी बोला, 1 लाख 60 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, 1, 15 करोड़, 2, 50 करोड़, 150 करोड़, 150 करोड़, 1, 150 करोड़, 2, 250 करोड़। इतनी बड़ी बोली बढ़ते हुए देखा वह खड़े सभी लोग हैरान हो गए। अभी अभी बोली लग रही थी 250 करोड़ 1, 250 करोड़ 2, 350 करोड़। ये सुन सब लोग दंग रह गए। भीड़ में बैठी एक खूबसूरत लड़की जो कि बिजनेस सूट में थी, उसी अपने आंखों पर चश्मा लगाए हुए अपनी एक हाथ ऊपर कर रखा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमेलिया ही थी। 350 करोड़ 1, 350 करोड़ 2, 350 करोड़ 3। फाइनली ओबरॉय पैलेस अमेलिया पा चुकी थी। सिंह पूरे परिवार और अमेलिया सिमरन बहुत ज्यादा खुश थी। राजगोपाल अपनी दूसरी बीवी मोहिनी को देखे जा रहा था, जो कि मोहिनी उसे गुस्से में देखे जा रही थी। उसी वक्त मैनेजर की आवाज आई, हम चाहते हैं कि इस पैलेस की नए मालिक आकर इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके ले ले। अमेलिया आकर मैनेजर से बोली, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैनेजर उसकी हाथ में माइक देते हुए बोला, जी जरूर। हेलो एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि इस घर का डॉक्यूमेंट और घर की चाबी ले। मैं अपनी पूरी परिवार के साथ लूँ, इसलिए मैं अपनी परिवार को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। प्लीज आप सब यहाँ आए, अमेलिया बोली। मोहिनी को अभी तक नहीं पता था कि अमेलिया कौन है और किसकी बेटी है। अमेलिया बुलाने पर राजगोपाल, सिमरन, अवनी और आखिरी में अनुराधा को देख मोहिनी ओबरॉय और उनकी पूरे परिवार ये देख हैरान हो गए। वे लोग अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होने के वजह से भूत बनकर वही एक ही जगह पर ही खड़े हुए थे। आखिरी में अमेलिया अपना पहला कदम पूरा कर लिया था। सिंह परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। अमेलिया सिंह पूरी परिवार को भी बुलाया। विक्रम आज बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अनुराधा और सिमरन दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी बचपन बिताए हुए घर में वापस आ गए थे। दोनों को इतना खुश देखकर अमेलिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। अमेलिया और विक्रम की प्रेम कहानी अभी भी शुरू था। 2 दिन बाद दोनों की सगाई फिक्स हो गई थी। वही विवेन और अवनी की 1 हफ्ते के बाद डाइवोर्स की सुनवाई थी। आज दोनों की सगाई भी हो गई। एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ मायूसी की, क्योंकि विवेन और अवनी की डाइवोर्स जो होने वाली थी। वो भी दिन आ गया। जज ने दोनों की डाइवोर्स मंजूरी दे दी।
किम ही ने मौका था, लेकिन दोनों की बीच कभी प्यार ही नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ, दोनों की मन में एक दूसरे के लिए कुछ तो था, लेकिन क्या, नहीं पता। इस कहानी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे के साथ खत्म हो रहा है, कुछ खट्टी और कुछ मिट्टी की तरह। अमेलिया विक्रम की शादी के लिए में दिखने को मिलेगा। विवेन और अवनी के लाइफ में क्या होगा, ये भी अगले पार्ट में मिलेगा। सीजन 1 एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।